गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 22 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। अनफॉर्चुनेटली आज मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला कि मैं न्यूज़ एनालिसिस कर पाऊँ, लेकिन आज का न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे आपके साथ कि कौन से न्यूज़ आपको पढ़ना चाहिए और उसका क्या पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए। बहुत छोटा वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट के अंदर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, सबसे पहले ये न्यूज़, नीट जेई के लिए मास्क और ग्लव्स जरूरी, इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो ये संस्था है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये संस्था काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में। तो आप इस संस्था के बारे में पढ़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे रैलियाँ और घर घर प्रचार की अनुमति। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, अन्य जगह भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट होगा, खास करके कोरोना के समय में, तो वैसे समय में रैलियाँ और घर घर प्रचार की अनुमति दी गई है। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो निर्वाचन आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्थान है। यूपीएससी नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछता है निर्वाचन आयोग के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली आप निर्वाचन आयोग के बारे में इस न्यूज़ से पढ़ सकते हैं, इससे अधिक यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में डिसीजन आने वाला है, जो भी डिसीजन आएगा। लेकिन इसमें दो संस्था आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई। एक संस्था सीबीआई जो इसकी जांच कर रही है, और चूंकि इस मैटर में कहीं ना कहीं वित्त की अनियमितता भी हुई है, पैसे की अनियमितता भी हुई है, तो एक संस्था और जांच कर रही है जिसे हम ईडी कहते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखो, एक तो सीबीआई हो गया और दूसरा ईडी हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। तो ये दोनों संस्था के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। तो इस न्यूज़ से आप इन दोनों संस्थाओं के बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये जो न्यूज़ है, रिलायंस कंपनी के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया प्रक्रिया, एसबीआई उछलेगा 1200 करोड़ रुपया। तो एसबीआई ने रिलायंस कंपनी को पैसा दिया था, रिलायंस कंपनी उस पैसा को चुकाने में सक्षम नहीं थी, और वैसे कंडीशन में अब वहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू किया जाएगा, दिवालिया प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि दिवालिया प्रक्रिया क्या होता है और किस तरह से अनिल अंबानी की कंपनी जो रिलायंस कॉम थी, आर कॉम कहा जाता था इसे, रिलायंस कम्युनिकेशन ये कंपनी थी, अनिल अंबानी की कंपनी थी। तो इसमें दिवालिया प्रक्रिया शुरू कैसे होगा? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। एक तो आईबीसी का इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कोड है यह। दूसरा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आखिर किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह से इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होती है, किस तरह से दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू होती है, किसी कंपनी को दिवालिया किस तरह से घोषित किया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में। और यहां से जो ये न्यूज है, दिल्ली की 2 दर्जन सेवाओं को निजी हाथों में देने की तैयारी। तो एक तरह से इंफॉर्मेशन इम्प्रूवमेंट किया जा रहा। पुलिस सुधार जो है काफ़ी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है, किस तरह से पुलिस में हमें सुधार करनी चाहिए, इसको लेकर के लगातार चर्चा होता है। और इसी पुलिस सुधार का ये पार्ट है कि 2 दर्जन सेवाओं को जो है निजी क्षेत्र में देने की तैयारी चल रही है, यानी उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा 2 दर्जन सेवाओं का लगभग। तो बेसिकली यहाँ से अगर आपको कुछ जानकारी होना चाहिए तो वो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में होना चाहिए। लगातार पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा होता है, और इसको एक लेकर रिपोर्ट भी आया था, जिस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट SPIR 2019। इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा होता है। साथ ही साथ पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है, मेंस पर्सपेक्टिव से इसको आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि पुलिस को लेकर के जो है, जो एक्ट आया था 1861 में, 1861 में, सोचो एक एक्ट आया था जो अभी तक चल रहा है। 1861, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद, आप समझ सकते हो लगभग 150 वर्ष पहले से ये एक्ट आया था जो अभी तक चल रहा है, और लॉर्ड कैनिंग की सरकार थी उस समय में। तो
निश्चित तौर पे हमें सुधार की आवश्यकता है, और सुधार के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी है। धर्मवीर भारती कमेटी बनी है 1977 में। इसके बाद जो है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी है 1997 में। पद्मनाभ भैया कमेटी बनी है 2000 में। सोली सोराबजी कमेटी बनी है 2006 में, जिसमें मॉडल पुलिस एक्ट जिसके थ्रू आया था। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का 2006 का गाइडलाइन क्या है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पुलिस सुधार से आपको होना चाहिए। ऑलरेडी हमने एक दो बार चर्चा किया, फिर मुझे समय मिलेगा तो मैं चर्चा कर दूंगा, लेकिन बेसिक ये है कि इस न्यूज़ से आपको मेंस पर्सपेक्टिव से आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है, कौन कौन समिति ने किस किस रिकमेंडेशन किया है अभी तक पुलिस सुधार को लेकर के, और वर्तमान में क्यों यह प्रासंगिक है। देखो, बांग्लादेश का सीए और एनआरसी को लेकर के बांग्लादेश हमसे नाखुश था। तो बेसिकली आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, दूसरा एनआरसी क्या है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सीए क्या है, उसका बेसिक प्रोविज़न क्या है, एनआरसी क्या है, एनआरसी का बेसिक प्रोविज़न क्या है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर्ड, तो ये क्या है, इसका बेसिक प्रोविज़न क्या है। तो उसके बाद और बांग्लादेश हमसे नाखुश क्यों चल रहा था, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो पाएगी अगर आपको सीए के बारे में पता है और आपको एनआरसी के बारे में पता है। दोनों के बारे में ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ से। साथ ही साथ राजमार्ग पे पौधारोपण के निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिस ऐप का नाम क्या है, क्या नाम है, ओके, एक सेकंड नाम में देख लूँ। हरित पथ नाम है इसका। इस ऐप का नाम है हरित पथ। वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, यूपीएससी में नहीं पूछेगा, स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। जितने भी राजमार्ग है, राजमार्ग के जो पेड़ लगता राजमार्ग पे, तो उस पेड़ की निगरानी के लिए हरित पथ ऐप लॉन्च किया गया। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। जब से नई शिक्षा नीति आई है, लगातार पेपर पे दे रहा है, कुछ ना कुछ उसका पॉइंट दे रहा है, तो उसी के संदर्भ में इसमें भी दिया हुआ। साथ ही साथ ये इशू देख सकते हैं, चीन और पाक ने छेड़ा कश्मीर राग। चीन के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री दोनों की मुलाकात हुई है, कश्मीर राग उन्होंने छेड़ा है। और आखिर कश्मीर का क्या डिस्प्यूट है, आर्टिकल 370 क्या है, आर्टिकल 35A क्या है, ये सब बेसिक प्रोविज़न है जो आपको जानकारी होना चाहिए। राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ, वो क्या था। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ से एक संस्था के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जिस संस्था का नाम है इन स्पेस। इन स्पेस को कहा जाता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका पूरा नाम है। और जिस तरह से नासा नहीं कहूँ, लेकिन मैं यह कहूँ कि अमेरिका की एक कंपनी है स्पेस एक्स। नासा अमेरिका की गवर्नमेंट कंपनी, जिस तरह से हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी है इसरो, उसी तरह से नासा की जो है गवर्नमेंट कंपनी, नासा जो है गवर्नमेंट कंपनी है अमेरिका की, सॉरी। और स्पेस एक्स जो है वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने अंतरिक्ष परिवहन स्टार्ट किया। पहली बार अंतरिक्ष में नॉर्मल व्यक्ति जा सकते हैं, निजी व्यक्ति जा सकते हैं, कोई व्यक्ति पैसा दे करके अंतरिक्ष में जा सकता है। इसके लिए स्पेस एक्स ने पहल स्टार्ट की और स्पेस एक्स काफ़ी काम कर रहा है, बहुत बड़ी कंपनी है स्पेस एक्स। तो उसी के तर्ज पे भारत सरकार भी जो है अंतरिक्ष में निजी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है, और इसी के लिए ये कंपनी स्थापित की गई है। इस कंपनी के माध्यम से इन स्पेस कहा जाता है, इस कंपनी का नाम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसी कंपनी के द्वारा भारत सरकार स्पेस के सेक्टर में निजी कंपनियों को बढ़ावा देगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस संस्था के बारे में होना चाहिए। यहाँ पे देखो दिया हुआ इन स्पेस के बारे में यहाँ पे चर्चा है।
यूरिया, केंद्र को यूरिया की कालाबाजारी की आशंका, देश भर में जांच। देखो जैसे अभी होता है गैस के साथ, आप गैस परचेज करते हो, 1000 रुपये में मान लो गैस परचेज करते हो, और उसके बाद जो सब्सिडी मिलता है वो सब्सिडी डायरेक्टली आपके खाते पे आ जाता है। इसी तरह से कुछ काम किया जाना चाह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ, इसी तरह से कुछ काम जो है यूरिया के लिए किया जाने का प्रयास सरकार कर रही है। यानी अभी क्या होता है कि यूरिया में अगर आप मान लो परचेज करते हो तो सब्सिडी के साथ आपको मिलता है 267 रुपीज़ में, एक बोरा आपको 267 रुपये में मिलता है। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपको जो है यूरिया मिलेगा मान लो 1000 रुपये में, मान लेते हैं, और 1000 रुपये में अगर आपको यूरिया मिलेगा और सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो सब्सिडी सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा। लगभग सरकार जो है 800 रुपये तक का एक बोरी में अनुदान देती है, तो 800 रुपये सीधे आपके अकाउंट पे, आपके खाते पे आ जाएगा। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग लगातार चर्चा में बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग भी इसे कहा जाता है। तो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं कौन? तो राजीव कुमार, जो पूर्व वित्त सचिव थे, वो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। आपको फर्स्ट पेज पे मैंने बताया कि चुनाव आयुक्त तो लगातार चर्चा में है। आपको इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य में एक सदस्य जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसी 2 अन्य सदस्य में एक सदस्य थे अशोक लवासा जी, जो अभी इस्तीफा दे दिए हैं। और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि अशोक लवासा जी क्यों इस्तीफा दिए हैं, क्योंकि अब वो जाने वाले हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो उनके जगह पे नए जो चुनाव आयुक्त हैं, नए चुनाव आयुक्त आने वाले हैं, जिसका नाम है राजीव कुमार। क्या इसका प्रोविजन है, क्या पावर है, क्या शक्ति है, किस तरह से हटाया जा सकता है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए। देखो ये न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़ है, आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रोल ऑफ स्पीकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका लगातार चर्चा में है, पिछले 1 वर्ष से लगातार चर्चा में है। और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लगातार चर्चा में है। रोल ऑफ स्पीकर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। गिलानी ने निशान पाकिस्तान लेने से किया इनकार। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बेसिक आप ये जानकारी रखो कि जिस तरह से हमारे यहाँ भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, उसी तरह से पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है निशान-ए-पाकिस्तान। वनडे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इस न्यूज में देखो, लेह और कारगिल की सियासत में फंस बिखरने लगी कांग्रेस। इंपॉर्टेंट नहीं है कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रही है, यूपीएससी पॉइंट से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। और साथ ही साथ बड़ी संख्याओं में एनसीईआरटी की अवैध किताब पकड़ी गई। तो एनसीईआरटी जो आप किताब पढ़ते हैं, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपको। किस मंत्रालय के द्वारा इसको छापा जाता है, कैसे छापा जाता है, क्या होता है, नहीं होता, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। यहाँ देखो, अब एनडीआरएफ में राहत और बचाव कार्य में महिलाएं देंगी योगदान। तो एनडीआरएफ में भी अब महिलाएं शामिल होगी। आपको बेसिकली जानकारी होना चाहिए एनडीआरएफ के बारे में। 2005 में एनडीआरएफ एक्ट आया था, किस मंत्रालय के तहत आता है, बेसिक इसका काम क्या है, 2005 का एक्ट क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसको आप इस रूप में पढ़ सकते हैं। कमला हैरिस को लेकर के व्यर्थ का विमर्श, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। अगर कल के न्यूज़ में चर्चा होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा डिटेल से कि कमला हैरिस का आखिर मुद्दा क्या है। जेल अधिनियम में सुधार, जेल अधिनियम 2 बार आया था। जो वर्तमान का जेल अधिनियम चल रहा है, एक तो 1894 का है, एक 1900 का है,
1894 का जेल एक्ट है हमारे पास, और एक है 1900 का। तो इसको रिफॉर्म्स की आवश्यकता, अंग्रेज के समय में ये एक्ट बना था, और ये एक्ट अंग्रेज ने हमारे देश पे रूल करने के लिए बनाया था। तो उसी तरह का प्रोविज़न हम आज भी यूज करते हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो उसी को लेकर के चर्चा है, आप इसको इस रूप में देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने की पहल। मैरिज एक्ट के तहत अब मैरिज की उम्र बढ़ाना चाहिए। जो बच्चों की एज है वो 18 वर्ष है, उसको चेंज किया जाना चाहिए। उसको लेकर के आप देख सकते हैं। इसको एक बार देख सकते हैं आप। ये भी इम्पोर्टेंट है, गन्ना भाव पे सरकार और नीति आयोग के सुरभिन। सबसे पहली इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जानकारी होना चाहिए, गन्ना का जो मूल्य तय करता है वो कौन तय करता है? कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर तय करता है। किसके रिकमेंडेशन पे करता है? तो CACP के रिकमेंडेशन पे कर सकता है। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीन आयातित सौर उपकरणों पे लगाम की तैयारी। विदेशी मुद्रा भंडार, इससे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि विदेशी मुद्रा भंडार का आखिर पार्ट क्या है, क्या क्या विदेशी मुद्रा भंडार के तहत आता है। यहाँ पे बेसिकली आपको दो जानकारी होना चाहिए, एक तो FPI क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा P नोट्स क्या है। UPSC ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि P नोट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो P नोट्स होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। साथ ही साथ ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे जो एक हागिया सोफिया जो म्यूजियम है, ये म्यूजियम लगातार चर्चा में है। ये म्यूजियम था चौथी शताब्दी में, जो है जब मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उस समय में ये एक चर्च था। 1453 तक ये चर्च बना, और जब ऑटोमन साम्राज्य तुर्की पे कब्जा किया है, तुर्की में प्रभुत्व जमाया, तो उसके बाद जो है इस चर्च को कन्वर्ट कर दिया गया किस में, तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया, इसको मस्जिद बना दिया गया। और जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की में जो है सत्ता स्थापित किए 1940 के दशक में, तो उसके बाद इन्होंने जो है ये जो चर्च के इतिहास को देखते हुए, इस जगह के इतिहास को देखते हुए, जो जहाँ पे लगभग 1000 वर्ष तक जो जगह चर्च रह चुका है और जो जगह 500 वर्ष तक मस्जिद रह चुका है, तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने समाजवादी नीति का अनुसरण करते हुए उन्होंने इस जगह को म्यूजियम बना दिया। तो 70 वर्ष से ये जगह म्यूजियम था, 1000 वर्ष ये जगह चर्च रह चुका है, 500 वर्ष ये जगह जो है मस्जिद रह चुका है, पिछले 70 वर्ष तक ये जगह जो है म्यूजियम के रूप में था, और फिर वर्तमान की सरकार जो है एर्दोगन की सरकार ने इसे फिर एक बार मस्जिद बना दिया। तो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। सेल कंपनी क्या है, ये बेसिकली आपको चर्चा में रहता है कि सेल कंपनी क्या है, एक बार इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इंदौर जो है पहला पोजीशन मिला है देश भर में स्वच्छता को लेकर के। इंदौर ने क्या क्या काम किया है वो दिया हुआ है, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हरिशंकर प्रसाई बैंक, अगर आप पढ़ते हैं, हिंदी में इंटरेस्ट है, तो हरिशंकर प्रसाई के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखो इतना ही न्यूज़ था, इतना ही बेसिक जानकारी है जो आपको पढ़ना आज की न्यूज़ में। आज तो मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाया, कल कोशिश करूंगा डिटेल से डिस्कस करने का, और कल साथ ही साथ मेरा लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकें। तो कोशिश करूंगा कल वीडियो मॉर्निंग में ही डालने का। हमारा कल का मेन थीम होगा कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से यूपीएससी के लिए पढ़ पाएँ, और साथ ही साथ किस तरह से इसे हम कोऑर्डिनेट कर सकें
अपने एस्थेटिक पोर्शन से, हिस्ट्री के पोर्शन से, ज्योग्राफी के पोर्शन से, पॉलिटी के पोर्शन से इसे किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकें, किस तरह से समन्वय स्थापित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।